नमस्कार प्यारे मित्रों, जैसा कि अपन लोग 1.1 पढ़ चुके हैं, आज 1.2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी पढ़ेंगे और साथ ही इसका बेस भी पढ़ेंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 1.2 में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। मित्रों, बच्चों को लगता है ये सबसे कठिन वाला पॉइंट है और इस पॉइंट को मैं देखूंगा और मैं समझ में आने वाली नहीं। तो बेटा, मेरा इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कहोगे कि सर पहली बार अपने संख्या समझ में आई है। तो मित्रों, वीडियो पे बने रहना और लास्ट तक देखना, और बिना स्किप के देखोगे तो मैं गारंटी के साथ जब कहूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा, आज अपन पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, सिद्ध करना। तो मित्रों, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे आज। तो देखो, सबसे पहले कुछ पॉइंट आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि पहले बेटा सबसे पहले कुछ रूल सीखते हैं कि सर इसको क्या रूल है, कैसे सिद्ध करेंगे। माने कोई संख्या है, अब ये संख्या है, इसको मैंने दो भागों में बांट दिया। एक है बेटा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मेरे मित्रों एक हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो मित्रों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब आपके पास दो संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय। अगर मित्रों मैंने इसको, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, कोई ऐसी दो संख्याएं होगी, या तो वो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो मित्रों यदि वह संख्या परिमेय है तो वो अपरिमेय नहीं है, और अपरिमेय है तो वो परिमेय नहीं है। तो मित्रों यदि मैं किसी संख्या को यह गलत ठहरा दूं कि यह परिमेय संख्या नहीं है, जैसे मैंने कहा √3, अब मैं इस संख्या को गलत साबित कर दूं कि यह परिमेय संख्या नहीं है, तो मेरे मित्रों क्या होगी, वो अपरिमेय संख्या होगी। अगर मैं देखो 2/3, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये तो क्या हो गई अपरिमेय, और ये क्या हो गई परिमेय। तो मेरे मित्रों मैंने ये कहा कि मुझे इसको सिद्ध करने के लिए मुझे इससे गलत ठहराना पड़ेगा, और इसको सिद्ध करने के लिए मुझे इससे गलत ठहराना पड़ेगा। आए बात समझ। अब इसको गलत, तो मुझे ये याद करना है, क्या करना है, अपरिमेय संख्या को सिद्ध कीजिए। तो मेरे मित्रों मुझे इसको याद करना है, तो इसको गलत ठहराना पड़ेगा। अब इसको गलत ठहराने के लिए अपन को इसकी बाल के बराबर तक की भी जानकारी रखना पड़ेगा। यदि हमें बाल के बराबर की जानकारी है बेटा, तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। तो मित्रों देखो, मैंने इस परिमेय संख्या के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं कि कौन कौन सी है। नंबर 1, पहले जैसे मैंने कहा 2/3, मैंने कहा ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि 3 का भाग मैं दूंगा ना, तो कोई ना कोई संख्या मुझे प्राप्त होगी आंसर में। अगर बेटा मैंने कहा कि 4/5, यदि मैं 5 का भाग इस 4 में दूंगा तो मुझे कोई ना कोई संख्या प्राप्त होगी, जैसे 5×8 = 0.8। तो यार मुझे कोई ना कोई संख्या प्राप्त हो रही है। जब संख्या हमें प्राप्त होती है तो वो क्या कहलाती है, परिमेय। तो अब मैंने कहा कि ये संख्या में प्राप्त हो, इसलिए परिमेय संख्या है। अब देखो
मैंने कहा 2/0। अब मुझे बताओ मैं 0 का मान 2 में दूंगा तो मेरे पास क्या आता है? अनंत। क्या आता है? अनंत आता है। अब बताओ अनंत संख्या होती है क्या? नहीं, अनंत तो कोई संख्या ही नहीं है सर। तो बताओ ये अनंत संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या नहीं है बेटा? परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। बात समझ में आएगी बेटा? तो जब ये बेटा क्योंकि 0 का मान मैंने 2 में दिया तो क्या आता है? अनंत आता है। और अनंत एक परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि संख्या ही नहीं है। तो मुझे आंसर संख्या में प्राप्त चाहिए, चाहे वो पैसा भी आए, लेकिन संख्या में चीजें बताओ संख्या है क्या? नहीं। इसका मतलब 2/0 एक संख्या नहीं है। तो बताओ मैं क्या कहूंगा? इसको मैंने क्या मान लिया? P, और इसको क्या मान लिया? Q। ठीक है, P और Q क्या मान लिया बेटा? P और Q। तो मैंने इसको तो P मान लिया, इसको Q मान लिया। तो बताओ क्या कहूंगा? परिमेय संख्या क्या परिभाषा होगी? क्या लिख देता हूं? परिमेय संख्या क्या परिभाषा होगी बेटा? परिमेय संख्या क्या परिभाषा होगी मेरे लाडलो? कि ऐसी संख्या जिसको किसके रूप में देखो 2/3 P/Q, जिसको P/Q के रूप में लिख सके और देखो मैंने इसको क्या कहा था? परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि क्या नहीं है? Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? देखो संख्या आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Q बराबर क्या है? 0। और 0 होता है तो परिमेय संख्या नहीं है। और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0, है ना? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं हो। उसे क्या कहते हैं मेरे लाडलो? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या आपको परिमेय संख्या की परिभाषा आ गई? कहते हैं ये परिमेय संख्या हो गई। अब जब परिमेय संख्या हो गई, हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा चल गई कि ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सके और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और क्या बात है? थोड़ा सा और चलते अपना अंदर की तरफ कि बेटा परिमेय संख्या जब होती है, परिमेय संख्या जब होती है जब या तो उसी कोई संख्या आ रही हो, यदि कोई संख्या आ रही हो और वो संख्या में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो उसका। जैसे मैंने कहा मेरे मित्रों 4/8, 4/8। अब मैंने इसको 4/8 क्या दिया? बताओ मैं 4 का गुणन करूंगा तो 2 × 2, और बताओ 8 का गुणन क्या जाएगा? 2 × 2 × 2, यानी 2 से 2 क्या? 1/4। बताओ क्या इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या? हाँ, उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या इसमें? बिल्कुल सर 2 है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है बिल्कुल। तो यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें कोई भी सभाज्य अंक, सभाज्य संख्या हो। क्या हो? सभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे कि अगर 1/4 होती तो परिमेय कह सकते थे, लेकिन इसका कट रही है, इसका मतलब इसको परिमेय नहीं कहेंगे। आई बात हम थोड़ी समझ में? अब आ गया था। तो मेरे मित्रों मैंने क्या कहा? जैसे मैंने कहा कि 4/5 और क्या है? 4/5 है जो एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। अब मैंने कहा था आपको कि सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? मैंने एक बार जब वीडियो डाला था उसमें बताया था कि जब टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं मेरे मित्रों? ऐसी संख्या जिसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो,
यानी कि ये देखो 4/8 का बेनिस गुणनखंड है ना, 2 और 2, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। और मैंने कहा 3/5, बताओ इसका कोई बेनिस गुणनखंड क्या, इसका 1 और इसका 1, बताओ गुणनखंड तो 1 ही आ रहा है, तो 1 के अलावा कोई भी बेनिस गुणनखंड नहीं हो, वो संख्या कहलाती है सहभाज्य। और जो सहभाज्य संख्या होती है वो क्या कहलाती है मेरे मित्रों, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। तो सहभाज्य संख्या होनी चाहिए तो परिमेय होगी, और p/q के रूप में लिख सकते तो परिमेय होगी, और q बराबर 0 नहीं हो तब भी परिमेय संख्या होगी। क्या मेरे मित्रों बात समझ में आई यहाँ तक? अब मेरे मित्रों आगे चलते हैं अपन लोग। अब अपन ने बेटा 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो तीसरा पॉइंट आपको याद करने के लिए कुछ जरूरी आवश्यक चीजें चाहिए। जैसे आवश्यक ज्ञान का मतलब है, जैसे बेटा मैंने कहा जैसे 25, क्या 25 में 5 का भाग जा रहा है क्या, 5 में 25, बताओ शेष पर कितना बचा, 0। हाँ क्या इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, हाँ सर जा रहा है 5 भाग। अब देखो मैंने इसका वर्गमूल किया 25 का, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब बता 5 में मैंने भाग दिए 5 का, तो क्या जा रहा है क्या, 5 एकम 5 जा रहा है पूरा पूरी बात। अब मित्रों बिल्कुल सही, 25 में भी जा रहा है 5 का भाग पूरी पूरी बात। और इसका वर्गमूल किया तब भी देखो 5 का भाग जा रहा है 0। हाँ एक बार उत्तर कितना आ रहा है बेटा 1, आंसर क्षेत्र कितना है 0, इसका मतलब 5 का भाग जा रहा है पूरी पूरी बात। तो क्या निष्कर्ष निकला, देखो क्या निष्कर्ष निकला, किसी संख्या के वर्ग में, ये वर्ग ही है क्या, किसी संख्या के वर्ग में यदि किसी अन्य संख्या का, किसी ऐसे कह सकते स्वयं संख्या किसका, यदि स्वयं संख्या का भाग जाता है, स्वयं या अन्य भी लिख दो, अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी, वर्ग की बात कर रहा हूं तो वर्ग में जा रहा है क्यों, उस संख्या में भी, तो उस संख्या में भी 2 का में भी, उस संख्या में भी उसका भाग जाएगा। ये हो गया बेटा। क्या कहा, यदि किसी संख्या के वर्ग में स्वयं या किसी अन्य संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या में भी उस संख्या का भाग जाएगा। अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में, यानी स्वयं संख्या में जिसका भाग में भी उसका भाग जाएगा। ये परिमेय कौन सा कहता है, परिमेय नंबर 1.3 कौन सा कहता है, परिमेय 1.3 कहता है। अब जैसे मैंने कहा यदि मित्रों यदि p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगी। क्या बात सकते हैं क्या, होगी। इस संख्या के वर्ग में इसका भाग जा रहा है, इस संख्या के वर्ग में इसका भाग जा रहा है, तो ये परिमेय क्या कहता है कि उस संख्या में भी उसी संख्या का भाग जाएगा पूरा पूरा। बिल्कुल ये परिमेय कौन सा कहता है, 1.3। आगे बात समझ बेटा, चल
ये हमारे पास एक पॉइंट और हो गया परिमेय वाला। अब आगे की बात क्या आती है मेरे मित्रों, आगे की बात क्या आती है, देखो मैंने ये लिखा, अगला पॉइंट है कौन सा, चौथा पॉइंट आपके लिए, पॉइंट नंबर 4 ले लेता हूं। चलो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट 4 क्या कहता है, रूल कि साहब जैसे मैंने लिखा 10 में किसका भाग दिया बेटा, 2 का, या 5 का ले लेते हैं। जब मैंने 5 का भाग दिया 10 में बेटा कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, ठीक है। और मैंने 15 लिया तो 3 बार जाएगा सर। अब 20 लिया तो 4 बार जाएगा सर, ठीक है। तो आपको बात ये भाग जा रहा है पूरी बात। और मैंने ये कह दिया कि ये है ना पी, इस पी में 5 का भाग जाएगा पूरा, तो बताओ आंसर कितना आएगा, इस पी में 5 का पूरा भाग जाएगा, मैंने बोल दिया जाएगा, तो बताओ आंसर कितना आएगा। कि सर जहां मुझे संख्या पता होगी ना जब तो मैं आंसर बताऊंगा। जैसे यहां मैंने 10 लिखा तो आप कहोगे 2 आएगा आंसर, मैंने यहाँ 15 लिखा तो आप क्या कहोगे सर आंसर 3 आएगा, मैंने यहाँ पर 20 लिखा तो आप क्या कहोगे आंसर 4 आएगा। तो मेरे मित्रों जब आपको यहाँ संख्या पता नहीं है तो आप ये कहोगे मुझे भी आंसर पता नहीं है। जब यहाँ संख्या आपको पता नहीं है तो मुझे भी आंसर पता नहीं है, तो मुझे भी आंसर पता नहीं, मैं कर लेती। अब देखो मजेदार वाली बात, मैंने कहा बताओ मैंने यहां लिखा 5, तो आप क्या कहोगे मैंने भी सर 1 ही माना था आंसर। मैंने यहां लिखा 10, तो आप क्या कहोगे कि सर मैंने भी आंसर 2 माना था, आपको पता नहीं। फिर मैंने कहा चल यहां 10 लिख 15 लिख रहा हो तो आप क्या कहोगे सर मैंने भी तो आंसर 3 ही माना था। अब बताओ जैसे आप चेंज हो वैसे मैं भी चेंज हो रहा हूं। इसका मतलब यदि मैंने कहा कि किसी भी संख्या के अंदर किसी अन्य संख्या का भाग जाता है और उत्तर की प्राप्ति हो रही है, तो आप ये कहोगे कि यदि वो संख्या नहीं है, आंसर में कोई संख्या नहीं है, तो मेरे पास उत्तर में भी कोई संख्या नहीं है। क्या ये बात समझ में आई, कन्फर्म है बेटा। और ये चौथा पॉइंट जिसको चारों पॉइंट आ गया उसके लिए पर्सनली एक क्रीम के जैसे हो गए, मान लो 4 पॉइंट सीखना था बस, आगे बात समझ में बताओ। चलो अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए, छोटा सा एग्जाम्पल। मैंने कहा रूट सिद्ध कीजिए, ऐसा लिख देता हूं, क्या सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये लिख दिया मैंने आपके लिए। मैंने क्या कहा कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है आपको, ये सिद्ध करना है बेटा। ये देखो सिद्ध करने के लिए लिख दिया मैंने ये, हाँ सिद्ध करने के लिए करा है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बताओ बेटा मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो मुझे परिमेय संख्या को गलत कराना पड़ेगा। यानी मैं ये कहूंगा कि ये रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या बात समझ आ रही है? मैंने कहा कि बेटा रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अब जब इसको मैं परिमेय संख्या मानूंगा और इसको गलत करा दूंगा कि परिमेय नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगी मेरे लाडलो अपरिमेय संख्या। तो देखो मैंने ये मान लेता हूं कि ये एक परिमेय संख्या है, माना यहां हल लिख देता हूं, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो बता परिमेय संख्या की परिभाषा लिखो। परिमेय संख्या है इसलिए इसे किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे P बटा Q के रूप में
लिख सकते हैं। और अभी क्या बताया था, क्यों बराबर नहीं हो 0 नहीं हो, एवं P और Q एक सहभाज्य संख्या है, संख्या है मेरे मित्रों। यानी कि आपको यहां ही पॉइंट डालना है। क्या कहा मैंने कि P और Q एक सहभाज्य संख्या है मेरे मित्रों, यहां पॉइंट डालना, इसी का ध्यान रखना है। अब मैंने बताया था कि सहभाज्य का मतलब ऐसी संख्या जिसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, या ऐसी भी जिसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। अब ये जब सहभाज्य संख्या है तभी तो परिमेय हुई, बात आई था आंसर में बेटा। चलो अब आते हैं बेटा, देखो मैंने क्या लिखा, √2, यानी को अतः एक्चुअल की लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, है ना, क्या लिख सकते हैं, चूंकि चूंकि, है ना, चूंकि क्या लिख सकते हैं इसको, √2 बराबर P बटा Q, √2 बराबर P बटा Q। बात आई। इसको लूले लगने के फॉर्म में नहीं रखना है। देखो बिन में आ गए ना, इसे मैं लूला लगना कहता हूं। हाँ, इसको पूर्ण बनाना है, तो पूर्ण बनाने के लिए क्या करोगे, ये बताओ, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, बताओ क्या हो गया बेटा, क्यों को √2 से गुणा करेंगे, √2 इंटू Q बराबर P इंटू H। दोबारा देखो, √2, अब √2 परिमेय बनाए तो इसको P बटा Q के रूप में लिखेंगे, बिल्कुल सर। अगर P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो लूले लगने को घटाना है। अब लूले लगने को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, ठीक है ना। अब आ जाओ, तो गुणा कर दिया, बताओ क्या आएगा, √2Q बराबर P। क्या बात समझ में आ गई, आगे बेटा बात समझ। अब और एक यहां पर ये वाली बात याद रखना है, और एक ये बात पर याद रखना है, ब्रेक लगा देता हूं, ये वाली, इस वाली को मैं अलग पेन से साइन कर देता हूं। एक ये वाली बात याद रखनी है आपको, और एक यहां पर याद रखनी है। अब मुझे एक और बात है कि मुझे ये चुनरी वाली संख्या भी नहीं चाहिए। अब बताओ चुनरी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो चुनरी लगा रखी है, तो इस चुनरी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग कर दो, दोनों पक्षों को लिखो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करो, तो करो, इसका वर्ग करेंगे ना, तो √2 और Q का स्क्वायर बराबर P का भी स्क्वायर हो गया। आई बात समझ बेटा। चलो अब जब इसका स्क्वायर हो गया तो बताओ क्या होगा, देखो मेरे मित्रों, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो इसके स्क्वायर से तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा ना, मैं इसका स्क्वायर करूंगा ना तो रूट कैंसिल, तो 2 आ गया, इंटू Q का स्क्वायर कितना होगा, Q स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर कितना होगा, P स्क्वायर हो गया। तो बताओ क्या आ गया मेरे पास, 2Q बराबर P स्क्वायर। इसको अभी बॉक्स में बंद कर दूं, यहां स्क्वायर लगा बेटा, देखो 2 को Q से कहते क्यों, 2Q और स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, इसको मैं समीकरण 1 लिख देता हूं। आए बात समझ बेटा। तो देखो अब इधर कि बेटा इधर ध्यान से देखना, आगे बात समझ में यहां पर, क्योंकि 2 को Q से क्या, 2Q और स्क्वायर का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। चलो अब देखो मेरे पास क्या, इसमें 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल सही है, उनके गुणनखंड है 2। देखो मैंने क्या कहा, 2Q स्क्वायर, क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या, देखो जा रहा है ना, कितनी बार, Q स्क्वायर बार जा रहा है 2 का भाग। तो जब ये इसमें 2 का भाग जा रहा है तो इसमें भी जाएगा, क्योंकि बराबर है,
तो ये इसके बराबर, इसमें 2 का जाएगा तो इसमें भी जाएगा, इसलिए बराबर है, इसलिए तो बेटा बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसमें भी 2 का भाग जा रहा है तो इसमें भी जाएगा। कंफर्म होगी बात? तो बताओ मैं क्या लिखूंगा, यहां लिखूं क्या लिखूंगा, अतः 2q स्क्वायर में 2q स्क्वायर में 2 का पूरा भाग जा रहा है तो किसमें जाएगा, p स्क्वायर में भी 2 का भाग जाएगा। बात समझ में आई? या ऐसे कह सकते हैं समीकरण 1 के अनुसार p स्क्वायर में भी, समीकरण 1 के अनुसार इसके p स्क्वायर में भी यानी तो समीकरण 1 के अनुसार भाग जाएगा। बात समझ में आए बेटा? क्योंकि बराबर है, समीकरण 1 में बराबर है, तो इसमें भाग जा रहा है, इसमें भी जाएगा, क्योंकि बराबर है दोनों। और बराबर होगी तो मेरे लाडलो क्या 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा सर। तो इसमें 2 का भाग जा रहा है तो प्रमेय क्या कहता है अब, अतः प्रमेय 1.3 से क्या कहता है, 1.3 क्या कहता है मेरे लाडलो? ये कहता है सर कि प्रमेय 1.3 ये कहता है यदि p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगी। पक्का? अब 2 से विभाजित हो गई तो देखो मेरे मित्रों, इसका मतलब क्या करा मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 2 से विभाजित हो गया। इसका मतलब इस p में 2 का भाग जा रहा है, इस p में 2 का भाग जा रहा है बेटा पूरा। अब जब 2 का भाग जाएगा तो आंसर क्या आएगा? हाँ, आंसर क्या आएगा? अतः एक बार और लिख दो, अतः p बटा 2 विभाजित है ना, p भी 2 से विभाजित होगी, यानी विभाजित हो रही है, इसमें भाग जा रहा है। और जब भाग जा रहा है तो बताओ आंसर कितना आएगा? सर मुझे यहां से क्या पता नहीं, तो आंसर भी पता नहीं है, तो आंसर में क्या मान लेता हूं, चलो x मान लेता हूं, x मान लिया जाए, कोई भी मान सकते हो। सर मैं x नहीं माना, मुझे x पसंद नहीं है, a मान लू। सर मुझे a पसंद नहीं है, b मान ले, कोई भी मान ले बेटा, एक मानना है, तो संख्या नहीं माननी, क्योंकि संख्या यहाँ मुझे पता नहीं, तो आंसर भी मुझे पता नहीं। बात समझ में आ गई? चलो बताओ फिर क्या आ गया, देखो यहाँ पर लूला और लंगड़ा, और इस सवाल में लूले लंगड़े को तो मुझे पसंद ही नहीं है, मान लेते हैं। आ गया ना लूले लंगड़ी भी, तो इसको सीधी करना है, तो बताओ क्या करोगे अब? बोलो p बटा 2, इसके बटा में लगा दो, बताओ क्या करोगे अब? इसको इससे गुणा इसको, तो p इंटू 1 बराबर 2 इंटू x, तो क्या क्या p बराबर 2x। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बात समझ में, तो अब क्या होगा सर, इसका मान इसमें रख दो समीकरण 1 में, तो देखो समीकरण 1 में रख दे तो रखो, क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 बना देता हूं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो बेटा, तो बताओ क्या आएगा? रखते थे यहां पर, देखो p की जगह रखेंगे ना, ये रहा, कैसे किसको कैसे काट दूं? बिल्कुल सर, 2q स्क्वायर मेरे काट लो बराबर, p की जगह क्या रखोगे? p की जगह रखेंगे 2x का होल स्क्वायर, बताओ क्या होगा? तो 2q स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, बताओ 2 से कट गया क्या? बिल्कुल सही, ये गुणा इधर से भाग जाएगा और भाग जाएगा 2 से कट गया 2 बार, तो क्या है बेटा? q स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, और ये समीकरण 3 इसको बना दिया बेटा,
ये ले लेता हूं समीकरण नंबर 3। क्या लाने को समझ में आ गई, यहाँ तो बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं, एक बार दिया एक बार और कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ तक आगे बात समझ में बेटा, चलो आगे बेटा, तो क्यू स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर आ गया। अब बताओ, देखो इससे देखो, इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल सही है, तो बेनिस्ट है, तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। अभी बताया तो देख लो, जैसे 2x स्क्वायर किसका भाग जा रहा है, 2 का, x स्क्वायर का। अब बताओ 2x स्क्वायर किसके बराबर है, क्यू स्क्वायर, और जब इसमें भाग जा रहा है 2 का, तो इसमें भी भाग जरूर जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 के अनुसार, समीकरण 3 के अनुसार, समीकरण 3 के अनुसार 2x स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगी ना बेटा, विभाजित होगी। और वापस लगाओ पर में, तो पर में 1.3 से, पर में 1.3 से क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो क्यों भी 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। अब ये हो गया सवाल आपका। अब बताओ, देखो किसके इसका, क्यों भी किससे विभाजित हो रही है, 2 से, और पी भी किससे विभाजित हो रही है, 2 से। क्या दोनों में बेनिस गुणनखंड है क्या, देखो मैंने लिखा पी भी किससे विभाजित हो रही है, 2 से, और क्यू भी किससे विभाजित हो रही है, 2 से। हाँ, 2 से विभाजित हो रही है दोनों, देखो पी भी 2 से विभाजित हो रही है और क्यू भी 2 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई बेनिस गुणनखंड है, इस पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है, ये सहभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या लिखूंगा, अतः हमारी ऊपर की गई परिकल्पना विरोधाभासी है, क्योंकि P और Q एक सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। और जब सहभाज्य संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या भी नहीं है, क्योंकि सहभाज्य संख्या ही क्या होती है, देखो क्योंकि ये सहभाज्य संख्या नहीं है, और सहभाज्य नहीं है तो परिमेय संख्या भी नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब जब नहीं है तो क्या होगी, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये सीध हो गया मेरे मित्रों। क्या बात थोड़ी सी समझ में आई बेटा, बिल्कुल दिमाग को, एक कंसंट्रेटर को, एक साइलेंट रखो, और आपको नंबर लाना है पूरे बोर्ड में, मैथ में पूरे लाना है। आई बात समझ, जब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, जब तक आपके दिमाग में ये अपरिमेय संख्या वाला सवाल सिद्ध नहीं हो जाता कि सर हाँ मेरे को ये सवाल आ गया। आगे एक बात तो समझ में, चलो अब आती है